जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द क्लास ऑफ discrete structure section 2B, this date of 7th June। यस 099 किसी और ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। वाई इज़ दैट? क्लास का अंदाज़ा नहीं है उनको या कोई और बात है? इंटरनेट वगैरह के इश्यूज़ है, सबके तो नहीं हो सकते वो। आई एम ओनली सीइंग वन पार्टिसिपेंट हेयर। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। हाँ, अभी तक किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। खैर, आप पूछ रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि अभी तक आपने कितने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं? चैप्टर्स तो बुक में होते हैं और हम किसी स्पेसिफिक एक बुक को सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमने 2 बुक्स को रेफ़र किया है। टॉपिक्स हम देख सकते हैं। आपके लिए बेहतर तरीका आई थिंक ये होगा, अगर आपने ये चेक करना है कि हम कितना आगे चल चुके हैं और कितने चैप्टर हमारे रहते हैं, वो ये कि मैंने आपके साथ कोर्स आउटलाइन एक शेयर की हुई है। आई थिंक मैंने शेयर की थी। उसके हिसाब से अगर शेयर नहीं की थी तो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपसे शेयर कर लूँगा वो। आई थिंक मैंने शेयर की थी कहीं ना कहीं, या तो टीम्स पे या फिर गूगल ड्राइव पे। उसके हिसाब से हम तकरीबन तमाम जो है चैप्टर्स कह लें उनको या टॉपिक्स कह लें, उन टॉपिक्स में से काफ़ी हद तक हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। मोर देन 50% हम कर चुके हैं। जो मैं आपको अगर क्लियरली बताता चलूँ तो हमने लॉजिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, हमने प्रूफ्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, एक्सरसाइजेस भी की हैं उसकी। उसके बाद हमने सेट्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, हमने फंक्शंस को देखा है, हमने रिलेशंस को देखने हैं, अब हम देख रहे हैं इससे रिलेटेड छोटे छोटे बहुत सारे और टॉपिक्स भी हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस के अंदर। बट जो मेरा मकसद है, जो एक दो टॉपिक्स और भी मैंने प्लान किए हैं पढ़ाने के लिए मेजर टॉपिक्स में से, उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स और बहुत सारे हैं। तो उनमें से जो टॉपिक्स हैं वो कॉम्बिनेट्रिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि होपफुली इसी वीक की किसी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेट्रिक्स। अच्छा, इन सब से रिलेटेड जितनी चीज़ें हमने पढ़नी है वो सब लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं गूगल ड्राइव के ऊपर और साथ साथ MS टीम्स के ऊपर भी। इट्स बेटर कि आप वो सारी चीज़ें भी अगर देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि हम कितने लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और आइंदा कितने लेक्चर हमने पढ़ने हैं। तो कॉम्बिनेट्रिक्स का एक लेक्चर है, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, वो हमने लाजमी देखना है। होपफुली इसी वीक की किसी क्लास में हम वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ग्राफ थ्योरी का भी एक लेक्चर है। ग्राफ थ्योरी के लेक्चर में इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम देखेंगे, बट आई एम होपिंग कि हमारे पास अगर ज़्यादा टाइम हो, यानी कि अब दूसरी चीज़ों में हमारा टाइम ज़ाया ना हो, क्विज़ वगैरह में, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन क्विज़ जब हम लेते हैं तो फिर उसमें काफ़ी चीज़ों को देखते हुए हमें वही 15 मिनट का क्विज़ हमारे 45 मिनट ले लेता है, 1 घंटा ले लेता है। सिमिलरली क्लासेस का टाइम भी इसी तरह है। फ़िज़िकल क्लासेस में तो हम आते ही अपनी चीज़ को स्टार्ट कर सकते थे, बट ऑनलाइन क्लासेस में कनेक्शंस इश्यूज़ की वजह से हम वेट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, एंड देन सवाल जवाब भी इतनी क्लियरली नहीं हो रहे होते। मैं एक सवाल पूछता हूँ, फिर आप टाइप करते हैं या फिर आप अपना माइक ओपन करते हैं, तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारी क्लास का टाइम भी प्रॉपरली ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहा होता। बट एनीवेज़, हमने ये तमाम टॉपिक्स देखने हैं। कॉम्बिनेट्रिक्स का जिस तरह से मैं कह रहा हूँ स्पेसिफिकली वो देखना है, रिलेशंस के टॉपिक को हमने देखना है। बट एक्चुअली मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आपको मैं सब लोगों से मुखातिब हूँ जो कि अभी क्लास में हैं, आई थिंक एक ही हैं, या फिर जो ऑनलाइन मेरी रिकॉर्डिंग देखेंगे इस लेक्चर की, उन सबको मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको कितने टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ, कितने चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ। इट्स मोर अबाउट कि आप कितनी चीज़ें सीख रहे हैं।
एंड मैं ये आपको देख रहा हूँ कि आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उनमें से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तमाम टॉपिक्स की एक्सरसाइजेस भी की हैं और तमाम चीज़ें उसमें से सीखी हैं। और मैं अपना ज़्यादातर टाइम इसी में लगा रहा होता हूँ कि मैं आपको चीज़ें सिखाऊं। अदरवाइज़ अगर मुझे टॉपिक कवर करना है तो कि हमारे पास हर लेक्चर में आई डोंट थिंक कि 30 से ज़्यादा किसी में स्लाइड्स हैं। वरना इस तरह की भी स्लाइड्स हमने बनाई हैं जिसके अंदर 150 स्लाइड्स होती हैं, 150 140 स्लाइड्स हैं, 130 स्लाइड्स हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं, और वो स्लाइड्स भी हम एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं विद इन 1 आवर। बट इट्स नॉट अबाउट दैट कि हम कितनी चीज़ें कवर कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको वो डिटेल के अंदर मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, और ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ लें। बिकॉज़ हर एक चीज़ आपने देखा है स्पेशली इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कोर्स के अंदर, हर एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नहीं पता होता कि भाई एंड और लॉजिक किस तरह से काम करती है, तो ऑब्वियसली आप सेट को नहीं समझ सकते उस तरह, क्योंकि सेट्स को भी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई या सेट कंटेंट्स दिस थिंग सच दैट ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो और ये कंडीशन हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमने कितना बेहतरीन तरीके से जो है वो डिफ़ाइन किया। एंड आई एम ग्लैड कि जब हम फिज़िकल क्लासेस में थे तब इवन आपके सेक्शन के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया मुख्तलिफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को, बिकॉज यू न्यू कि लॉजिक क्या होती है, किस तरह से हम लॉजिक को ऑक्यूपाई करके और मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। सो यू नो कि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से मिलती जुलती है। दिस इज़ वाई आई डोंट वांट कि आपको लॉजिक समझ में ना आई हो और मैं आपको कहूँ कि अब आप रिलेशन समझें या फंक्शन समझें। ऑब्वियसली देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स इन सेक्शंस, मल्टीपल सेक्शंस। हर क्लास में इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि सही तरह से ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। एंड ऑब्वियसली अ टीचर कैन डू सो मच। आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम ऑलमोस्ट। मेरे पास से स्टूडेंट्स अपनी क्यूरीज भी भेज रहे होते हैं ईमेल के ऊपर, मैं उनका रिप्लाई भी कर रहा होता हूँ अपार्ट फ्राम आवर क्लास शेड्यूल। उसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स क्विज़ वगैरह भी हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस हमने क्लासेस में भी की हैं। बट ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं इस तरह के जिसमें जो कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं, बीट के वो उनके पास मसाइल ज़्यादा हों या उनका जो है फोकस ना बन पा रहा हो किसी चीज़ के ऊपर, या बेसिकली उनकी मैथमेटिक्स ही कहीं ना कहीं कमज़ोर हो। सो दैट्स नॉट माई ओपिनियन कि वो लोग बुरे हैं या उन्होंने नहीं पढ़ा, बट इट्स माई ओपिनियन कि इन दीज 16 वीक्स अ टीचर कैन डू सो मच। यानी कि एक टीचर एक ही हद तक जा सकता है, उसके अलावा ज़्यादातर काम स्टूडेंट का भी होता है कि वो उसकी एक्सरसाइजेस करे, मल्टीपल चीज़ों को पढ़े और फिर उसके बारे में आके बताए। मैं उन तमाम स्टूडेंट से मुखातिब हूँ जो कि ये समझ रहे हैं कि क्लास के अंदर चीज़ पढ़ लेने से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, आपको क्लास में समझ में आ गई होगी। उसके अलावा अगर आप कोई मल्टीपल एक्सरसाइजेस मुख्तलिफ करेंगे तो वो शायद आपको समझ में ना आ सकें। इन आवर डेज़ आजकल भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो कि वाकई में आगे बढ़ते हैं मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के अंदर, उनमें ज़्यादातर मेजॉरिटी उन स्टूडेंट्स की होती है जो स्टूडेंट्स टीचर के पढ़ाने से पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करके आ जाएं। वो उनको काफ़ी हेल्प करता है, रादर देन कि आप बिल्कुल ही न्यूली आए हों और आपको पता ही ना हो कि आगे से होना क्या है। सो इट्स बेटर कि मैंने आपको टॉपिक्स वगैरह भी सब बताए हुए हैं, बुक्स सब शेयर की हुई हैं, और हर क्लास के एंड में भी मैं आपको ऑलमोस्ट ये बताता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे। तो इट वुड बी वेरी बेटर एक्सरसाइज फॉर यू, ऑल्दो अब हमारे पास इतने ज़्यादा वीक्स नहीं है कि अब आप इस एक्सरसाइज को अपनाएं, बट अगर अपना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़कर आ जाएँ कि अच्छा ये बात है, एक्चुअली इसके बारे में बात होगी। आपका एक माइंड सेट बनना शुरू हो जाता है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। 099 आप दोबारा पूछ रहे हैं कि अच्छा लेक्चर्स कहाँ से मिल सकते हैं। लेक्चर्स मेरे यूट्यूब के ऊपर हैं। टीम्स ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट आई डोंट नो क्यों उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। आई थिंक एक इशू हो सकता है कि मेरा टीम्स मेरी मशीन के ऊपर लॉगिन नहीं हो रहा है एप्लीकेशन, तो मैं वेब वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसका, यानी वेबसाइट के ऊपर टीम्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मे बी इस वजह से रिकॉर्डिंग ना हो रही हो। बट टीम्स के ऊपर रिकॉर्डिंग आई थिंक पिछली क्लासेस की मौजूद हैं, और अभी जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसकी रिकॉर्डिंग टीम्स के ऊपर मौजूद आई थिंक नहीं है, बट यूट्यूब के जो चैनल है मेरा उसके ऊपर तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं।
आप अगर YouTube पे जाकर मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल नज़र आ जाएगा विद यानी कि मेरा नाम ही लिखा हुआ है इसके ऊपर, ज़ुबैरुद्दीन शेख। और उस चैनल के ऊपर मैंने हर तरह की प्लेलिस्ट हर कोर्स की अलग अलग बना के रखी है, हर सेक्शन की। तो आप अपनी सेक्शन की क्लासेस वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो YouTube के ऊपर मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ और हर एक लेक्चर की एक अलग अलग फ़ाइल, एक अलग तरह की नाम, एक अलग तरह का थंबनेल लगाकर मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए कि वो अपने सेक्शन को ही फॉलो करें, किसी और सेक्शन की वीडियोस देखकर या कंफ्यूज ना हो जाएं कि यहाँ पर कोई मुख्तलिफ टॉपिक है। सो आपको वहाँ से मेरी वीडियोस मिल सकती हैं, लेक्चर्स तमाम मिल सकते हैं, और उनको अगर आप फॉलो करेंगे और उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी भी कि क्योंकि क्लास आपको फुली लेनी पड़ती है, बट लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड होते हैं उसके अंदर आप स्किप कर सकते हैं इररेलेवेंट पार्ट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जिस तरह से हमारी क्लास हो रही है, तो अभी मैंने कोई लेक्चर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक बात नहीं की है, रिलेशन से रिलेटेड। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमारा कोर्स किस तरह लेकर जाना है। तो इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन स्किप दैट इन द वीडियो। सो ये काफ़ी फ़ायदे हो जाते हैं उसके। बट बात वही है कि फ़ायदा उठाने वाला कोई हो, अदरवाइज़ अगर आप फ़ायदा उठाने वाले नहीं हैं तो बेशक आप सारी क्लासेस देख लें, वीडियो आप नहीं समझ सकते चीज़ों को, बट अदरवाइज़ you can stop the recording and you can pause the recording and you can do question yourself। मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग को पॉज करके आप सवाल पूछें अपने आप से कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। थिंग्स लाइक दैट एक्सरसाइजेस करें, सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। 099 कह रहे किसी ने ज्वाइन किया, आई थिंक या 123 ने ज्वाइन किया है अभी। अच्छा, 099 इज सेइंग ही वांट्स टू आस्क समथिंग, ही और शी। ओके, माइक का एक्सेस चाहिए आपको। वेट, अगेन आई एम यूजिंग दिस ऑन द वेब वर्जन, इस वजह से इट्स गेटिंग वेरी स्टकी, बहुत ज़्यादा स्टक हो रहा है द कंप्यूटर एज वेल एज द टीम्स वर्जन। सो लेट मी ट्राई इफ आई कैन use these buttons carefully। नो, आई डोंट थिंक के बटन सही से काम कर रहे हैं। लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। आवाज़ मेरी होपफुली आप तक आ रही होगी सब तक, बट माई ब्राउज़र इज़ स्टक। आई एम रिफ्रेशिंग दिस पेज ताकि मैं दोबारा आपसे कनेक्ट कर सकूं और कंट्रोल कर सकूं इस मीटिंग को। Still waiting। Yes, 099, I think you can now can ask something। जी हाँ, जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल दो चीज़ों से रिलेटेड था। एक तो ये कि मतलब मैंने कुछ टाइम पहले पार्टिसिपेट की थी, तो क्वेश्चन मैं बहुत पहले पूछना चाहता था लेकिन फिर क्लासेस हुई, फिर मैंने आज क्लास ली है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें लिखा हुआ था कि सिक्योरिटी में भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, तो सर वो कैसे? और जो दूसरा है वो है क्रिप्टोग्राफी, वो क्या होती है और उसमें ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ अभी इसके बारे में। A very relevant question regarding your field, because discrete mathematics का जो कोर्स है इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट मैथमेटिक्स, इसकी आगे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर। एंड दैट्स गुड कि आपने बुक पढ़ी है और आपको जो दो एप्लीकेशंस नज़र आई हैं, दीज आर वेरी वेरी रेलेवेंट एप्लीकेशंस इन दिस फील्ड। सो एक्चुअली पहला लफ्ज़ जो आपने कहा कि सिक्योरिटी के अंदर इसकी काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी दूसरा लफ्ज़ जो आपने यूज़ किया, ये दोनों वर्ड्स एक ही फील्ड से रिलेटेड हैं ऑलमोस्ट। क्रिप्टोग्राफी का एक्चुअली मतलब ये होता है कि आप एक सर्टन लिखी हुई चीज़ को
कोई भी चीज़ अगर लिखी हुई है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है हेलो, HELLO, सो लेट्स से आई राइट अ मैसेज हेलो एंड आई सेंड इट टू समवन। अब वो जो हेलो मैंने लिखा है, दैट मैसेज इज़ इंटेंडेड फॉर ओनली वन पर्सन, जिसको मैंने भेजा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ही कहता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका नाम अली है, तो मैंने अली को मैसेज किया है हेलो। आई डोंट वांट कि बीच में कोई दूसरा बंदा उस मैसेज को पढ़े कि वो मैसेज क्या है, ठीक है। और तकरीबन हम सब यही चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कि मैं जो बात जिसको कह रहा हूँ वो बात उसी को पता लगे और किसी को ये बात पता ना लगे। यहाँ से एक वर्ड आपके जहन में आ जाना चाहिए, सिक्योरिटी। आई वॉन्ट माई मैसेज और माई डाटा, माई फाइल्स, माई कम्युनिकेशंस टू बी सिक्योर। तो एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी ये कहती है कि जब आप हेलो लिख के भेजेंगे तो आपकी डिवाइस ये करे, बड़ा एक सिंपल वे में आपको मैं समझा रहा हूँ, ऑल्दो दिस इज़ अ वेरी बिग फील्ड। आपकी डिवाइस ये करे कि हेलो भेजने के बजाय वो हेलो को कन्वर्ट कर दे किसी कोड में। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो एच को कन्वर्ट कर दे ए में, ई को कन्वर्ट कर दे जेड में, और एल को कन्वर्ट कर दे 3 में, और ओ को कन्वर्ट कर दे से $साइन में। तो जब आपका मैसेज जा रहा होगा यूजिंग एनी मोड, चाहे वो वायर के थ्रू जा रहा है, चाहे वो वायरलेसली जा रहा है, चाहे वो किसी टावर के थ्रू जा रहा है, मैसेज आपने जैसे भी भेजा है, तो होता क्या है कि वो मैसेज अब इस सूरत में जा रहा है $, B, Z, जिसका कोई मतलब नहीं मिल रहा अगर कोई बीच में उसको पढ़ भी लेता है तो, राइट। सो अब होगा क्या, जिसके लिए मैंने वो मैसेज भेजा है उसका ये काम है, यानी कि उसकी डिवाइस का ये काम है कि वो डिवाइस पे जब उसको मैसेज रिसीव होता है, अली को जब मेरा मैसेज रिसीव होगा तो उस डिवाइस को उसी फॉर्म में $साइन और इस तरह रिसीव होगा, 3 और Z। अब उस डिवाइस का काम ये है कि वो उसको डिक्रिप्ट करेगी। हेलो से कन्वर्ट करके मैंने जो कोड में कन्वर्ट किया, इस तरीक़ेकार को, इस प्रोसेस को कहा जाता है इनक्रिप्शन। मैंने इनक्रिप्ट कर दिया अपने मैसेज को, और अली की डिवाइस का काम ये है कि वो उस इनक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करे, यानी कि उसका मतलब निकाले कि एक्चुअली क्या इंटेंड किया गया था वो, है ना। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी चीज़, आपका डाटा सिक्योर रहेगा। कभी भी कोई बंदा, कोई मिडल मैन आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता, आपका मैसेज सिक्योर रहेगा। इसमें 2 वर्ड्स का मैंने इस्तेमाल किया कि पहले आपने उसको कोड वर्ड में चेंज किया जिसको मैंने कहा इनक्रिप्शन, और दूसरा मैंने वर्ड यूज़ किया डिक्रिप्शन, कि आपके मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाए, ठीक है। सो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाली जो चीज़ है, इसका डायरेक्टली रिलेशन है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। जब हम अभी पिछला ही लेक्चर हमने पढ़ा है फंक्शंस का। फंक्शंस में हमने क्या पढ़ा? फंक्शन में हमने ये पढ़ा कि एक सेट का एक मेंबर एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, राइट। बहुत मुख्तलिफ तरह की उसमें कंडीशंस थी, बट लेट्स से कि मैं इस एक कंडीशन की बात करता हूँ। आपने कहा कि डोमेन का एक मेंबर को डोमेन के एक मेंबर से ही कनेक्ट होगा, इस तरह की हमने कंडीशंस लगाई थी उसमें। अब क्रिप्टोग्राफी क्या कहती है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है, जिस तरह से भी मैंने समझाया, वो ये कहती है कि एच कन्वर्ट होके सिर्फ ए ही बनेगा, ई कन्वर्ट होके $साइन बन जाएगा, एल कन्वर्ट होके 3 बन जाएगा, ओ कन्वर्ट होके जेड बन जाएगा। ये मैंने क्या किया एक्चुअली? मैंने रिलेशन डिफाइन किया ना, मैंने फंक्शन डिफाइन किया कि भाई एच का रिलेशन से ए से है, एच कन्वर्ट हो गया ए में। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि यहाँ पर आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आप एच को कन्वर्ट करोगे कि भाई एच को मैं कन्वर्ट कर दूंगा ए में, तो उस ए का मतलब एच ही होना चाहिए ना। यस या नो में मुझे बताएं अगर आप ये चीज़ फॉलो कर पा रहे हैं तो। स्पेशली जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि पहले बात समझ लें अच्छी तरह, मैसेज करते जाएं, फिर मैं अगर कोई और इससे फर्दर क्वेश्चन है तो माइक आपको अलाउ करता हूँ। सो अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि एच को कन्वर्ट करके ए बनाया जाए, तो सिर्फ मुझे ए में कन्वर्ट थोड़ी ना करना है, अली ने ये काम भी तो करना है कि वो उस ए को समझ सके, इस ए का मतलब एच है। विच मीन्स कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अब मैं वो वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमने फंक्शंस में यूज़ किए। मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि एच की इमेज ए हो और उस ए की कोई प्री इमेज दूसरी ना हो। यानी ऐसा ना हो कि भाई एच की इमेज ए भी है, एच की भी इमेज ए है और से जेड की भी इमेज ए है। अगर ऐसा होगा तो चलो आप एच को कन्वर्ट तो कर लोगे ए में, लेकिन अली को ये पता नहीं लग सकेगा कि आपके इस ए का मतलब एच था या जेड था, राइट। तो जब भी इंक्रिप्शन की जा रही होती है, जब उसको एक वर्ड को कन्वर्ट किया जा रहा होता है एक तरह के कोड के अंदर, तब हमेशा एक 1 to 1 फंक्शन अप्लाई किया जाता है।
ताकि उसको इनक्रिप्ट भी किया जा सके और फिर उसको डिक्रिप्ट भी किया जा सके। एग्जैक्टली यानी रिपीटेशन ना हो। और यही काम हमने फंक्शंस में सीखा है। हमने कहा है कि जब एक फंक्शन 1 to 1 हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि भाई एक डोमेन के एक मेंबर की एक ही इमेज हो और जो इमेज है उसकी कोई दूसरी प्री इमेज ना हो, यानी कि 1 to 1 हो। एग्जैक्टली एक की इमेज हो और एक ही प्री इमेज हो। अगर रिपीटेशन होगी तो फिर आप इनक्रिप्ट तो कर लोगे मैसेज को, लेकिन डिक्रिप्शन का आपको पता नहीं लगेगा कि डिक्रिप्शन क्या है। इसको अगर मैं फिजिकल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली आप ये करना चाह रहे हो कि आपके पास एक ताला है और एक चाबी है। अब एक ताले की एक ही चाबी है, लेकिन लेट सपोज उस एक चाबी से 2-4 ताले खुल सकते हैं, तो फिर वो सिक्योरिटी उस सिचुएशन की नहीं रहेगी जिस सिचुएशन की तब है जब वो एक ताले की एक ही चाबी हो। तो आपने एक ताला लगा दिया एक दरवाजे पे, उसकी एक ही चाबी आपके पास है और आप ही उस दरवाजे को खोल सकते हो। लेकिन लेट से आपको मैं ये कहता हूँ कि नहीं, उस ताले की तो ये चाबी है, यानी उस प्री इमेज की तो ये इमेज है, लेकिन इस चाबी से मुख्तलिफ और ताले भी खुल सकते हैं। तो फिर ये सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं रही। आप कल को आओगे आपको पता नहीं होगा कि भाई ये चाबी किस किस ताले की और वो चाबी किस किस ताले की। राइट, आपने 10 ताले लगा दिए अपने घर के अंदर, 2 कमरे में लगाए हैं और से एक अलमारी पे लगा दिया, एक दराज पे लगा दिया, ये मुख्तलिफ ताले आपने लगा दिए। ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि भाई एच को आपने ए कर दिया, एल को आपने ये कर दिया, ओ को आपने ये कर दिया। अगेन सिक्योरिटी। तो अगर आप ये कहोगे कि भाई ये चाबी इस एक ही ताले की है तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपने देखा होगा मुख्तलिफ मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, आपने टीवी शोज़ वगैरह में देखा होगा, जेलर्स को अक्सर दिखाया जाता है, जो जेल वार्डन्स होते हैं। भाई मुख्तलिफ 10-15 जेल हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ कैदी हैं। वो उस वार्डन के पास एक बहुत बड़ा छल्ला होता है जिसके अंदर तकरीबन कोई 20-25 चाबियाँ होती हैं। उस हर एक उसको पता होता है कौन सी चाबी किस किस जो है वो रूम की है, या जो भी क्या कहते हैं उसको, हवालात की है। उसको कैसा पता लगता है? उसके ऊपर उसने नंबरिंग की भी होती है, उसको पता होता है ये कोड इसका है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इसके अलावा और किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। राइट, सो क्रिप्टोग्राफी ये बड़ी मैंने सिंपल करके आपको बात बताई है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्रेस मोर अबाउट इट, बिकॉज दिस इज़ एसेंशली माई फील्ड और मैं इसी के ऊपर एक्चुअली काम कर रहा होता हूँ यूजुअली। क्रिप्टोग्राफी यूजुअली नहीं, बट क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड एक और सब टॉपिक है जिसके ऊपर काम कर रहे होते हैं हम। बट उसके अंदर भी बेसिकली यही है कि आप कोड कर दो एक चीज़ को कन्वर्ट कर दो दूसरी चीज़ में, बट उस दूसरी चीज़ का मतलब भी एक ही निकलना चाहिए, मुख्तलिफ मतलब उसके नहीं निकलने चाहिए। वो चाबी सिर्फ, यानी कि वो जो की है, ये पता होना कि भाई एच किससे कनेक्टेड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्पेशली फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। ये पता होना कि एच का मतलब ए है, या ए का मतलब डॉलर साइन का मतलब एल है, या जेड का मतलब ओ है, ये पता होना इज़ द एक्चुअल की। ये जिसको पता होगा वो आपके मैसेज को डिकोड करके पढ़ सकता है। जिसको ये पता नहीं होगा कि भाई कौन सी चीज़ का मतलब क्या है, वो आपके मैसेज को डिकोड करके नहीं पढ़ सकता। और यही पता होना, इसको हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ज़बान में कहते हैं 1 to 1 फंक्शंस। ये एक्चुअली फंक्शन होगा। ये फंक्शन अगर आपको पता है कि कौन सी चीज़ किससे कनेक्टेड है तो आप भी मेरे मैसेज को पढ़ सकते हैं। जिसको पता होगी ये की या ये फंक्शन, जिसको पता होगा वो उस चीज़ को रीड कर सकता है, अदरवाइज़ वो उस चीज़ को रीड नहीं कर सकता। आपने देखा होगा आपकी बड़ी रीसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ, ऐसी एग्जांपल जो कि आप रिलेट कर सकें। आपने देखा होगा जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप के अंदर, जो कि बड़ा एक इशू भी बना हुआ था अभी पिछले दिनों, व्हाट्सएप के अंदर हर मैसेज के ऊपर लिखा हुआ होता है कि द मैसेजेस टू दिस चैट आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। रिमेंबर दैट? होपफुली आप सबको ये अंदाज़ा होगा कि ये तो लिखा हुआ होता ही है। एंड दैट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग आइडिया ऑफ व्हाट्सएप एंड एनी अदर एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप। उनका आइडिया बेसिकली ये है कि द मैसेजेस टू योर चैट आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, विच मीन्स कि दरमियान में कोई भी पार्टी, इवन व्हाट्सएप, डज नॉट हैव द की। यानी कि व्हाट्सएप को भी वो फंक्शन नहीं पता कि आपका मैसेज जब कन्वर्ट होकर जाएगा तो किस फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट होकर जाएगा। देर आर इनफाइनिट मैनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ फंक्शन टू बी मेड, और वो सिर्फ उसको पता होता है जिस डिवाइस से वो भेजा जा रहा है, और सिर्फ उस बंदे को पता होता है जिस डिवाइस पर वो भेजा जा रहा है। बस उन 2 डिवाइसेस को पता होता है, बीच में कोई भी वो मैसेज आपका नहीं पढ़ सकता, विच इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग आइडिया। एंड सिक्योरिटी के हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि no one, not even the middleman who is sending your message, can read your messages or hear to your calls, right? इसी वजह से आपने देखा होगा कि
जब भी सिक्योरिटी की सूरत हाल बुरी होती है कंट्री में, अभी रिसेंट दिनों में भी आपने देखा होगा कुछ एहतजाज होने लग जाते हैं, प्रोटेस्ट्स जब होते हैं, तो गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है, हुकूमत अक्सर ये करती है कि इंटरनेट सर्विस को बंद कर देती है, स्पेशली सोशल मीडिया को, स्पेशली व्हाट्सएप को. एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न इज़ दैट कि व्हाट्सएप इज़ ऑलमोस्ट अनट्रेसेबल. व्हाट्सएप से अगर मैं और सामने वाला बंदा एग्री करते हैं कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, तो नो अदर पर्सन, नॉट इवन व्हाट्सएप और इवन द गवर्नमेंट, कैन रीड योर मैसेजेस, राइट? ऑल्दो देर आर सम अदर वेज टू रीड योर मैसेजेस, ऑब्वियसली उसको ट्रैक करने के दूसरे तरीके हो सकते हैं कि आप स्क्रीन शॉट्स कर दें या स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह किसी की हाथ कर लें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. बट द मैसेज दैट यू आर सेंडिंग थ्रू एनी ऑफ दैट चैट, and almost all of the recent applications allow that, यानी कि स्काइप को आप उठा लें या इसी तरह दूसरी तरह की एप्लीकेशंस को अगर आप उठा लें, तो दे ऑल ऑलमोस्ट अलाउ दैट कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है. तो दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. इवन जब हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं, हमने रिलेशंस भी स्टार्ट किए हुए हैं, और रिलेशंस में हमने ये कहा कि भाई खुली छूट है, फंक्शंस की तरह नहीं है कि भाई एक ही इमेज होनी चाहिए, एक मेंबर की दूसरी इमेज ना हो. फंक्शंस को हमने ये कहा कि भाई अगर एक हो तब भी वो रिलेशन है, अगर दो इमेजेस हो तब भी वो रिलेशन है, यानी एनी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ अ रिलेशन इन इटसेल्फ. तो जब हमने ये कह दिया तो बेसिकली हम क्रिप्टोग्राफी से थोड़ा सा दूर आना शुरू हो गए हैं इन अ वेरी सिंपलर सेंस. हमने ये कहना शुरू कर दिया कि एच का मतलब ए होगा, एच का मतलब कुछ और भी हो सकता है, एच हो सकता है इनक्रिप्ट होके ए बन जाए, एच हो सकता है इनक्रिप्ट होके 3 बन जाए, राइट? अब हमें ये लग रहा है कि ये चीज़ फिर इसको डिक्रिप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और यही एक्चुअली एसेंस है एक अच्छी सिक्योरिटी का, कि आपके मैसेजेस या कोई भी डाटा इस तरह से इनक्रिप्ट हो. एक एप्लीकेशन आपको और भी बताता हूँ मैं इस चीज़ की, इस तरह से इनक्रिप्ट हो. रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, मैं रिलेशंस के थ्रू भी इनक्रिप्ट कर सकता हूँ, डिक्रिप्ट कर सकता हूँ, क्रिप्टोग्राफी अप्लाई कर सकता हूँ, बट उसमें एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है. नुकसान ये है कि आप अगर ये कहते हो कि भाई एच का मतलब ए होगा और जेड का मतलब क्यू होगा, तो आप जो मैसेज भेज रहे हो वो कोई जम्बल्ड वर्ड्स जा रहे हैं. अब अगले के लिए ये नुकसान हो जाएगा, अगर लेट से आप ये कहते हो कि एच का मतलब ए भी है और बी भी है और सी भी है, तो उसको नहीं पता होगा कि आपने एच भेजा है, इसका मतलब आप ए कह रहे थे, बी कह रहे थे या सी कह रहे थे. ठीक है, क्रिप्टोग्राफी की दुनिया काफ़ी आगे जा चुकी है. एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा, स्क्रीन में शेयर कर लूँ. होपफुली स्क्रीन आपको विजिबल होगी, और इस पर मैं नोटपैड पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ. कंफर्म कर दें अगर आपको स्क्रीन विजिबल है. इस पर मैं नोटपैड पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ जिस पे ज़रा गौर कीजिएगा. लेट्स से कि मैं कहता हूँ एच का मतलब है ए, सॉरी, या, और ई का मतलब है से 2, एल का मतलब है 5, सॉरी एल, और ओ का मतलब है से दिस साइन, राइट? अब मैं अगर हेलो का मैसेज भेजता हूँ तो मैं लिखता हूँ हेलो, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है जब जा रहा होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, A255 एंड दिस साइन. ये मैसेज एक्चुअली जो है वो दूसरे यूज़र की तरफ जा रहा है. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ज़रा मुझे इसमें इंटरेक्ट करें और मुझे बताएं कि इज़ इट क्लियर अप टिल नाउ हो गया भाई? ये ठीक है, ये बात तो समझ आ रही है हमें. तब तक एक्सक्यूज़ मी 1 मिनट, आई थिंक देयर इज़ अ कॉल. Right, so yeah, okay, excuse me again. Yeah, so hopefully screen और आवाज़ क्लियर होंगी अब भी. सो सी हेलो को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ. वाई? बिकॉज मैंने ये एक फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ था कि एच का मतलब है ए, या दूसरे लफ्ज़ों में भाई मैंने ये कहा था कि एच कनेक्टेड है ए से, यानी आई एम सेइंग दैट एच ए
से कनेक्टेड है, E2 से कनेक्टेड है, वही जिस तरह हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं, इट इज़ द सेम थिंग। आपके सवाल पे आता हूँ मैं दोबारा। एक चीज़ में जो स्टार्ट की है मैं ज़रा उसको एक्सप्लेन कर दूँ। सो लेट्स से कि इस हेलो को मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ फंक्शन ना होती, फंक्शन का मतलब यही है कि एच एक चीज़ से ही कनेक्टेड, लेट्स सपोज दिस थिंग वाज नॉट अ फंक्शन एंड दिस वाज समथिंग लाइक दिस, कि भाई एच का मतलब ए भी है, एच ए से भी कनेक्टेड है और एच की इमेज 9 भी है। सो ऑब्वियसली वी नो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ अ रिलेशन, ऑल्दो ये एक रिलेशन है। सो लेट्स सपोज कि मैं इसको कन्वर्ट अप करता हूँ एंड इट बिकम्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग एंड जस्ट विद वन लिटिल डिफरेंस दैट इट विल हैव दिस थिंग। नाउ इन दोनों का मतलब अब हेलो है, बट स्टिल अब थोड़ा सा एक मसला शुरू हो गया है कि अगर इस तरह से दो इमेजेस आ जाएंगी तो फिर वी वुड नॉट बी श्योर कि इसका मतलब एक्चुअली क्या है। इससे रिलेटेड एक चीज़ मुझे आपको समझानी है। इन सब चीज़ों को लेते हुए मैं आपका क्वेश्चन ज़रा पढ़ लूँ, उसका जवाब दे दूँ और फिर इस पॉइंट के ऊपर दोबारा आता हूँ। या सो ओके, सो यू आर आस्किंग कि अगर हम किसी अननोन पर्सन को कोई मैसेज सेंड करें और अगर उसे ये पता ना हो कि इसका कौन सा लेटर किस लेटर से कनेक्टेड है, तो वो समझ ही नहीं सकता, और अगर हम उसे ये उसी वक्त बताएं ये लेटर इस लेटर से कनेक्टेड है, तो फिर ये सिक्योरिटी नहीं रहेगी। आई डोंट सी व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग, बट आई थिंक आपका मैसेज ये है कि अगर हम किसी अननोन बंदे को मैसेज सेंड कर देते हैं और उसको हमारी की नहीं पता, सो ऑब्वियसली वो हमारा मैसेज नहीं पढ़ सकेगा। बट अगर उसके पास की आ जाती है, आप भेजते हैं या कोई भी भेजता है, की का मतलब यही है कि फंक्शन भेज देते हैं उसको कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो फिर ऑब्वियसली वो उस चीज़ को समझ सकेगा। तो एक्चुअली सिक्योरिटी यही है कि वो की संभाल के आपने रखनी है, जस्ट लाइक एनी अदर रूम के आप एक रूम के दरवाजे पे ताला लगा देते हैं, तो वो की एक्चुअली वो चीज़ है जो कि आपकी सब पोजेशंस को सिक्योर करके रख रही है। बट टेक्नोलॉजी की दुनिया में इससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। ये मैंने सिंपल करके आपको बताया है। आपके सवाल का एक सही जवाब थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, उस पर मैं नहीं आना चाहता थोड़ी देर में, बट ये है कि अगर पॉइंट इसी तरह चलता रहा तो फिर होपफुली मैं उस चीज़ को थोड़ा अगर सिंपल करके एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कर दूँगा। सो आप इसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि यू मीन कि फिर वो कोड अगर किसी को भी मिल जाएगा तो वो हमारा मैसेज समझ जाएगा। सो येस यू आर राइट, वो कोड जिसको भी मिलेगा, आई थिंक मेरे इंटरनेट में कोई इशू है, इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ जैसे ही मैं बैक ऑनलाइन आऊँ। यस प्लीज़ कंफर्म कर दें मुझे कि मेरी आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा ऑफलाइन हो गया था और अब आई थिंक री ऑनलाइन हुआ हूँ मैं दोबारा। सो यस मैं उसी पॉइंट को आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप की जिसके पास आएगी वो उसको जो है वो डिक्रिप्ट कर लेगा। बट जिस तरह से मैं कह रहा था थोड़ा सा एडवांस एक टॉपिक हो जाएगा, तो एक्चुअली वो जो की आप समझ रहे हैं ना कि भाई एच ए में कन्वर्ट हो जाएगा और H9 में भी कन्वर्ट, खैर जिस तरह से मैंने लिखा है कि E2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजुअली आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये जो कीज़ हैं वो इतनी सिंपल नहीं रही, ये कीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, और ना ही कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं बल्कि इस हद तक भी आ चुकी है, स्पेशली जो व्हाट्सएप या स्काइप वगैरह की जो इंक्रिप्शन है, स्काइप की आई डोंट नो है या नहीं, बट व्हाट्सएप या इस तरह की जो दूसरी सिक्योर नेटवर्किंग है उसकी इंक्रिप्शन ऐसी हो गई है कि वो जो की जनरेट यहाँ पर करता है, अगले बंदे को जो की मिलती है वो उसको भेजी नहीं जाती बल्कि उसका सिस्टम खुद जनरेट करता है। यानी कि बीच में अगर किसी ने वो मैसेज ऑक्यूपाई कर भी लिया है, एक्वायर कर भी लिया है, तो उसके साथ की कभी भी नहीं होती। की उसी डिवाइस ने जनरेट करनी है जिस डिवाइस के ऊपर मैसेज जाएगा, राइट। सो उसके अकाउंट के साथ वो इनक्रिप्ट कर दी जाती है, की उसके अकाउंट पर ही जनरेट होती है, कहीं से भेजी नहीं जाती। होपफुली आप इस बात को थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि एक्चुअली हम किस पॉइंट पे आना चाह रहे हैं। वो ये कि की को साथ भेजा नहीं जा रहा, की उसके अकाउंट में खुद जनरेट होगी। यानी कि अगर उसका अकाउंट जेन्युइन है तो फिर इसको ऐसे समझ लें कि लेट्स से कि मैंने एक रूम पर ताला लगा दिया और उसकी चाबी मैं एक दूसरे बंदे को दे रहा हूँ। अब लेट्स सपोज़ कोई अगर इंट्रूडर है, वो ये समझता है कि यार इस बंदे के पास चाबी है और ये अपने भाई को देने जा रहा है, तो वो रास्ते में मुझसे कहीं से ले सकता है चाबी भी। अब उसके पास मैसेज भी है, उसके पास की भी आ गई और अब वो खोल कर इंट्रूड कर सकता है मेरे रूम के अंदर, राइट। बट इसका बेहतर तरीका है, दूसरा तरीका भी है जो कि हम यूजुअली करते भी हैं, और वो तरीका ये है
कि वो की मैं उसको ले जाकर ना दूँ, ताकि कोई बीच में से ले ना ले मुझसे, बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं ताला लगाकर की जो है उस ताले की, और से सुनिएगा ये बात, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ताला लगा के उसकी जो चाबी है वो मैं उसी घर के अराउंड कहीं छुपा देता हूँ। भाई उस गमले के पीछे छुपा दी, उस मैट के नीचे छुपा दी, सीढ़ी के उसके अंदर कहीं छुपा दी, किसी ईंट के नीचे रख दी, और मैं उस बंदे को सिर्फ ये बता देता हूँ कि यार चाबी यहाँ रखी हुई है, आके देख लेना। अब वो चाबी कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। मैं अगर कहीं जा भी रहा हूँ और मुझे कोई इंट्रूड भी कर लेता है कि यार ये बंदा की लेकर जा रहा है, तो वो बेशक वो मैसेज या मुझे इंट्रूड कर ले, लेकिन मेरे पास चाबी होगी ही नहीं। चाबी कहाँ है? चाबी सिर्फ उस अकाउंट होल्डर को पता है, यानी कि जिस जिस जो बंदा है वही आकर चाबी जनरेट करेगा। चाबी और कहीं है ही नहीं। या तो चाबी मुझे पता है कहाँ है, या उस बंदे को पता है कहाँ है, और किसी को ये भी नहीं पता कि चाबी कहाँ है। यही तरीका कंप्यूटर्स के अंदर भी अप्लाई किया जाता है, और उसमें यही होता है कि आपकी की जो है वो जनरेट होगी, यानी कि जो फंक्शन है वो जनरेट ही उस डिवाइस पर हो सकता है, उसके अलावा कहीं हो ही नहीं सकता कि उसको कोई और पढ़ सके। तो ये भी इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू है। सिमिलरली और आप इस बात को कंटिन्यू कर रहे हैं कि और काइंडली से रिलेटेड एक्सप्लेन कर दीजिए, और वही हमने जैसे सेंड की है वो की किसी और के हाथ लग जाए तो फिर रिस्क है। लेकिन सर वो की भी उस पर्सन को ऑनलाइन सेंड की जा रही है, आई थिंक आप यही कह रहे हैं। मैंने सी मोर पे क्लिक किया है, बट आई एम नॉट सीइंग दी फुल मैसेज। मैं आ जाए तो फिर इसको रीड आउट करता हूँ। ओके ठीक है, सो दिस इज़ द होल फिनोमिनन, जिसके अंदर एक्चुअली आप यही बात कर रहे हो कि एक्चुअली सेट्स होने चाहिए, और इसके अंदर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली ही बात हो रही है कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है, यानी कि जिसको आप कहते हैं फंक्शंस की ज़बान में हम कहते हैं एक डोमेन है और एक कोडोमेन है, राइट। और जिसको आप इमेज और प्री इमेज कहते हैं उसको हम कनेक्शन कह रहे हैं, कोड कह रहे हैं। अब मैं उस चीज़ के ऊपर आता हूँ। आपका ये मैसेज होपफुली अगर जल्दी खुल जाएगा तो मैं इसको रीड आउट करूँगा, अदरवाइज़ मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ जो कि मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा था। वो ये कि एच के अब दो मतलब हैं, ए बी और 9B। अब अगर आप इन दोनों कोड्स को देखें तो इन दोनों कोड्स का मतलब हेलो है। इंट्रूडर्स भी आप देखें, जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है सिक्योरिटी के लिए, ऑब्वियसली इंट्रूडर्स भी एडवांस हो रहे हैं, और वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या है। सो लेट्स से कि मैं एक मैसेज ये लिखता हूँ और इसके अंदर ए लिखा हुआ है। अब लेट्स सपोज मुझे ए का मतलब नहीं पता लगता और इन सब का मतलब पता लग जाता है। अब देखिए मसला तो ए में है ना कि भाई ए का मतलब एच है, 9 का मतलब भी एच है, तो इस ए का मतलब क्या है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि बस इस ए का मतलब कुछ और भी हो सकता है, आर भी है इस ए का मतलब, राइट। ये भी आपको पता है फंक्शन में हो सकता है, दो मुख्तलिफ प्री इमेजेस एक ही इमेज बना सकती हैं। तो अगर ऐसा मैं कहता हूँ कि ऐसा है जो कि एक फंक्शन होता है, अगर आपकी की इस तरह की है और आप कुछ इस तरह की चीज़ भेजते हैं, तो लेट्स से कि मैं आपको भेजता हूँ यही ऊपर वाली चीज़ A255 और ये साइन। सो अब ए में कन्फ्यूजन है, भाई ए का मतलब क्या है। ए का मतलब एच भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। अब क्या मैं यहाँ पर छोड़ दूँ कि यार अब मुझे पता नहीं लग रहा है ए का मतलब क्या है, बट नो, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि मैं ए के मतलब को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन कि अगली कीज़ का मतलब क्या है, अगले कोड का मतलब क्या है। सो लेट्स से मुझे ए का मतलब पता नहीं लग रहा, मुझे 255 और इस साइन का मतलब पता लग जाता है ELLO, और मेरे पास ए के दो ही ऑप्शन है, एक एच है और एक आर है। सो आई कैन प्रिडिक्ट कि भाई ए का मतलब क्या है। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग कि भाई ELLO है तो इससे पहले आर तो लिख के भेजा नहीं होगा उसने, एच लिख के भेजा होगा। सो अब यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है कि आप गैस करवाना शुरू करते हैं। अगर लेट्स से कि मैं इस एच के हज़ारों मतलब हैं और मैं हर एक को रख कर देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर डी आएगा, तो मैं अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। असल चीज़ ये है कि भाई आगे क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करो, या पीछे क्या लिखा हुआ था उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करो कि यहाँ पर एक्चुअली क्या वर्ड आना चाहिए। मैसेज आपका पूरा खुला है, मैं ज़रा इसको रीड आउट कर लूँ कि यू आर सेइंग कि और वही हमने जिसे सेंड की है कि किसी और के हाथ लग जाए तो वो फिर रिस्क है, लेकिन सर वो की भी उस पर्सन को ऑनलाइन सेंड करेंगे। जब ऑनलाइन सेंड करेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि कोई हैकर उसे एक्सेस कर सकता है। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। आई थिंक इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा एड्रेस किया है यहाँ पर कि जब मैंने ये कहा कि हम की को भेजेंगे ही नहीं, हम की को एक ऐसी जगह छुपा देंगे जो कि सिर्फ उसी बंदे को पता हो कि वो चीज़ वो जगह क्या है, राइट।
सो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वो की, अगर किसी इंट्रूडर को बीच में मैसेज मिल भी जाता है किसी तरीके से, तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। एंड अगर मैं इसकी सिंपलर चीज़ के ऊपर भी चला जाऊँ ना, तो फंक्शंस जब बनाए जाते हैं तो वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि से अल्फ़ाबेट्स हैं तो उन सब अल्फ़ाबेट्स को कन्वर्ट कर दिया गया है मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स में, जिस तरह ए को 8 में और बी को 9 में, और इस तरह से कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी आती है कि जब आप इन चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं ना, तो एक सर्टेन कोड को, लेट्स से कि ये A255 ब्रैकेट साइन जो है, इसको अगर मैं ब्रूट फोर्स लगाऊं, ब्रूट फोर्स का मतलब ये होता है कि मैं चेक करना चाहूँ कि भाई ए का मतलब क्या क्या हो सकता है, एच हो सकता है लेट सपोज, यानी कि जिसको आप कहते हैं कि भाई तमाम पॉसिबल लगा कर देखो। ए का मतलब मैं ए भी ले सकता हूँ, बी भी ले सकता हूँ, सी भी ले सकता हूँ, डी भी ले सकता हूँ, ई 24 मतलब तो सिर्फ ए के हो जाएंगे, 24 या 26 जितने भी अल्फ़ाबेट हैं। फिर 2 में भी यही काम करूँ, फिर 5 में भी यही काम करूँ, फिर एक और 5, फिर इन सब के कॉम्बिनेशंस भी बनाऊँ। तो ये सिर्फ इसको, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक करना, इट इज़ अ वेरी वेरी वेरी, और अब भी अगर मैंने एक 3 वेरी के अंदर भी अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो बहुत बहुत कम बात है ये, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक करना। अगर कंप्यूटर भी इस चीज़ के ऊपर लगे तो चलें, ये तो 5 है, लेकिन 5 × 24 एंड देन उसका फैक्टोरियल, ये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। और अगर कंप्यूटर भी अगर 1 सेकंड के अंदर 5 चीज़ों को भी चेक करे तो उसको 2 दिन लग जाएंगे सिर्फ इस छोटे से कोड को डिक्रिप्ट करने में, तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को चेक करने में। सो अगर आपकी सिंपल की है तब भी काफ़ी सिक्योर है आपका मैसेज, बट आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि आपकी वो सिंपल की को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी कर दिया गया है। सिमिलरली वो की भी एंड टू एंड जनरेट हो रही है, बीच में उस की को भेजा ही नहीं जाता, जिसकी वजह से काफ़ी सिक्योर हैं आपके मैसेजेस, आपका डाटा। और उसके अंदर ऑब्वियसली जिस तरह से मैंने कहा सारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के रूल्स ये अप्लाई हो रहे हैं कि और कितने पॉसिबल कॉम्बिनेटर्स का जो मैं अभी कह रहा था ना, चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे जाके, कॉम्बिनेटर्स के चैप्टर में यही सारी चीज़ें कि भाई कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं एक चीज़ के, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं। सो अगर मैं आपको ये एक कोड लिख कर देता हूँ तो इसके कितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं इससे, एंड ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ फंक्शंस की चीज़ें आएंगी, कुछ रिलेशंस की चीज़ें आएंगी, कुछ और चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, बट दैट इज़ द होल जिस्ट ऑफ इट, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? मैं चाह रहा हूँ कि हम टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर और जाएं, बेशक हमारी क्लास का टाइम एंड की तरफ जा रहा है, बट थोड़ा सा हम इस टॉपिक को भी आगे लेकर जाना चाहेंगे। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग और आस्क समथिंग मोर अबाउट एनीथिंग, so it would be very good. So anyways, yeah, okay, that's good, 099, that you've got all of that. So it's a very interesting field of cryptography and security, internet security, data security, multiple different things। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज भी हैं आपके, अगर आप नेटवर्किंग के ऊपर जाते हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आई थिंक इस तरह के कोर्सेज ज़्यादा ही हैं जिसमें आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, और इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर फर्दर कोर्सेज। सो नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक ऑफ रिलेशंस, होपफुली स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, एंड नाउ ऑन द स्क्रीन आई हैव ओपन द सेम स्लाइड जो कि हम लास्ट क्लास में आई थिंक पढ़ रहे थे, एंड वी सेड कि रिफ्लेक्शन विल बी रिफ्लेक्सिव अगर उसके सेट के तमाम मेंबर्स के सेम मेंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं, विच मीन्स से लेट सपोज वी हैव अ सेट, एक छोटा सा सेट लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। लेट सपोज वी हैव अ सेट ए, और उस सेट के अंदर हमारे पास 3, 5 एंड 8 है। जब मैं ए क्रॉस ए लूँगा तो ए क्रॉस ए के अंदर क्या आ जाएगा भाई, ए क्रॉस ए के अंदर 3, 5 आएगा, राइट। ओके, ब्रैकेट्स नहीं लगा है, राइट। 3, 5 आएगा, सॉरी 3 से स्टार्ट होगा, राइट। 3 आ जाएगा। जल्दी से मैं ज़रा इसके ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लूँ। 3, 5 आएगा, 3, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा जी 5, 3, 5, 5 एंड देन 5, 8। देन आ जाएगा जी 8, 3,
8 5 एंड 8 8। नाउ इसका मैं एक रिलेशन बनाता हूँ, आर कह देता हूँ उसको, R1। अब रिलेशन हमें पता है कि एनी सबसेट ऑफ इवन एम्प्टी सेट भी हर सेट का एक सबसेट होता है। तो अगर मैं R1 को कह देता हूँ इट इज़ एन एम्प्टी सेट, तो दैट्स ओके, इट इज़ आल्सो रिलेशन बिकॉज इट इज़ अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। R2 की अगर मैं बात करता हूँ तो लेट्स से R2 के अंदर मैं लिख देता हूँ 3 3 5 3 5 5 एंड लेट्स से 8 8। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें ए के हर मेंबर के लिए सेम मेंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर अगर उस रिलेशन में हैं तो मैं कहूंगा कि दैट रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जस्ट लाइक आवर रिलेशन R2 को अगर हम देखें तो ए के हर मेंबर के सेम मेंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर इसमें हैं। ए के कितने मेंबर हैं? 3 5 और 8। इसका मतलब है 3 3 भी होना चाहिए, 5 5 भी होना चाहिए और 8 8 भी होना चाहिए। 3 3 भी है, 5 5 भी है और 8 8 भी है। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो इस वजह से ये एक रिलेशन भी है। इट इज़ अ रिलेशन ऑन ए, इसको हम कहते हैं रिलेशन ऑन ए। सो इस रिलेशन को मैं कहूँगा रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और रिलेशन लिखता हूँ और उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती। इस चीज़ में मैं आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन पे जाने से पहले ही ये बता देता हूँ कि भाई प्रैक्टिस के अलावा ये चीज़ आप नहीं सीख सकते। आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तो एक रिलेशन, एक प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। जब हम आगे 5 और पढ़ लेंगे ना, फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे कि भाई इसमें रिफ्लेक्सिव कौन सी थी और सिमेट्रिक कौन सी थी, क्योंकि इन सब के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी तकरीबन सेम ही हैं, फीचर्स भी तकरीबन सेम है। सो एनीवेज, मैंने ये कहा कि हर मेंबर के लिए सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आई विल कॉल दैट रिलेशन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जिस तरह से अब R2 को अगर मैं देखता हूँ तो R2 इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ऑल्दो इसमें 3 3 है, 8 8 है, बट 5 5 नहीं है। तो अगर कोई एक भी नहीं है तो फिर मैं कहूँगा कि दिस रिलेशन इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये बात होगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अगले रिलेशन पे जाने से पहले मैं इसी का एक और रिलेशन भी बनाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि लेट सपोज देयर इज़ एन R3 विच इज़ ऑलवेज ऑल्सो ऑन ए। लिख नहीं रहा हूँ मैं बार बार। लेट्स से कि उसके अंदर 3 3 है, उसके अंदर 5 3 है। मुझे ये बताएं जल्दी से कि क्या ये R3 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? जल्दी से बता दें, इज़ दिस R3 अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट? क्विकली प्लीज़, इज़ दिस R3 अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट? रिफ्लेक्सिव को मैं दोबारा जल्दी से आइट्रेट कर देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ अ रिलेशन जिसमें ए के या जो भी सेट है जिसके ऊपर रिलेशन है आपका, उस सेट के हर मेंबर के सेम मेंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। 3 3 5 5 8 8 सब होने चाहिए, तब मैं उसको रिफ्लेक्सिव कहूँगा। सो अगेन माई क्वेश्चन इज R3 इन योर ओपिनियन अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट? Yeah, right. So R3 is not a reflexive relation, and the reason behind that is that ke okay, excuse me, yeah, okay. So the reason behind that is ke सारे मेंबर्स नहीं हैं, R3 3 है, 5 5 नहीं है, 8 8 नहीं है, इस वजह से इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे। अच्छा, इस रिलेशन को हम कहेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहेंगे हम इसको? नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक और रिलेशन भी होता है जिसको हम कहते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव, एंड इट इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट थिंग। यानी कि हम 2-3 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, कहाँ लिख रहा हूँ मैं? या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है एक, तो एक होता है इररिफ्लेक्सिव, या ठीक है इररिफ्लेक्सिव कर देते हैं उसको पहले तो। और एक रिलेशन होता है
इस बात को ज़रा गौर से समझना, ये तकरीबन 3 प्रॉपर्टीज़ हम इस चीज़ की देख रहे हैं। नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अब इन तीनों में फ़र्क ये है, रिफ्लेक्सिव तो मैंने कह दिया कि भाई हर मेंबर के लिए सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, तो मैं इसको कहूँगा कि दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 3-3 भी हो, 5-5 भी हो, 8-8 भी हो, कोई भी एक मिस ना हो। अच्छा, अब जिस तरह R3 है तो इसको हमने कहा कि भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें 3-3 चले हैं या नहीं है, 5-5 नहीं है, 8-8 नहीं है। तो 5-5 8-8 सब होने चाहिए, तब मैं कहूँगा कि R3 इज़ अ रिफ्लेक्सिव। तो इसको मैं कहता हूँ इट इज़ अ नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी R2 इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R2 में से 5-5 हमने आई थिंक रिमूव कर दिया, 5-5 लिख देते हैं दोबारा। कम ऑन, फाइव फाइव इसमें दोबारा लिख देते हैं हम। सो R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R2 रिफ्लेक्सिव है, R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है। इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और वो इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो बात आप रिफ्लेक्सिव में कर रहे हो ना कि सबके होने चाहिए, 3-3 भी, 5-5 भी, 8 भी, इररिफ्लेक्सिव ये कहता है कि किसी एक का भी नहीं होना चाहिए, कोई एक भी सेम वाला एग्जिस्ट ना करे, ना 3-3 हो, ना 5-5 हो, ना 8-8 हो, तब मैं कहूँगा कि भाई दैट इज़ अ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब ज़रा गौर करें कि रिफ्लेक्सिव ये कह रहा है कि सबके हों, इररिफ्लेक्सिव ये कह रहा है कोई भी ना हो, नॉट रिफ्लेक्सिव बीच वाला है। यानी अगर लेट्स से ना ही सबके हैं सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स, और ना ही ऐसा है कि किसी के भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ना ही वो रिफ्लेक्सिव हुआ क्योंकि सबके ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है सेम वाले, ना ही वो इररिफ्लेक्सिव हुआ क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि किसी का ऑर्डर्ड पेयर ना हो, एक का या दो का एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम इररिफ्लेक्सिव कहते हैं, जो कि हमारे केस में से R1 है। R1 थोड़ी टिपिकल एग्जांपल हो जाएगी, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ समझाने के लिए, थोड़ी सी एक डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक दिस वन, और इसमें से मैं 3-3 को मिटा देता हूँ। R4 जो है, इवन R1 भी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, क्या हो गया, हैंग हो गया या बटन काम नहीं कर रहे? अब R4 जो है वो एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, R4 इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि R4 में किसी का भी सेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट इज़ एन इररिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का टोटली अपोजिट है। जबकि नॉट रिफ्लेक्सिव सिर्फ ये होगा कि उसके अंदर तमाम के ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट ना कर रहे हो। अब ये बात आप लोगों ने खुद समझनी है बड़ा गौर से इसको समझ के। अभी सिर्फ 3 की बात की है मैंने, आगे इस तरह के 3-4 और एक्सरसाइजेस हैं, ये आपने ज़रा गौर से समझना है कि यार अब R4 की अगर एग्जांपल लेते हैं तो क्या R4 इररिफ्लेक्सिव है? तो मैं कहूँगा यस, इररिफ्लेक्सिव है। क्यों इररिफ्लेक्सिव है? क्योंकि इसके अंदर किसी का भी सेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3-3 भी नहीं है, 5-5 भी नहीं है, 8-8 भी नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इररिफ्लेक्सिव तो है लेकिन नॉट रिफ्लेक्सिव भी है। क्योंकि नॉट रिफ्लेक्सिव वो है कि किसी एक का भी अगर मिसिंग हो तो नॉट रिफ्लेक्सिव है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। इन अदर वर्ड्स, अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि R4 रिफ्लेक्सिव है या इररिफ्लेक्सिव है, तो इसका जवाब ये होगा कि ये इररिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। राइट? होपफुली आप बात समझ रहे हैं ये वाली। सिमिलरली इसमें पॉइंट ये समझाना है मुझे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव ना हो लेकिन इररिफ्लेक्सिव भी ना हो। जैसे कि R3 की अगर हम बात करते हैं, R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है? सो नॉट रिफ्लेक्सिव इज नॉट ऑलवेज कि वो इररिफ्लेक्सिव होगा। इन तीनों में से कोई भी चीज़ ऑलवेज नहीं है। ऑल्दो कुछ चीज़ ऑलवेज हो सकती है कि भाई रिफ्लेक्सिव है तो वो हमेशा इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इस तरह की चीज़ है, वो आप लोगों ने खुद देखनी है। एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज जितनी करते जाएंगे आप क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाएंगी। बट इट्स द पॉइंट इज़ कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो इररिफ्लेक्सिव भी होगा।
सकता है, but reflexive now just like in the case of R3 is not a reflexive relation but it's also not an irreflexive relation. आज मैं बात को यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ और यहीं से बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जो कि आई थिंक कल ही है हमारी। इस वीक भी हम थोड़ी मेकअप क्लासेस की तरफ जा रहे हैं और टाइम टेबल आपसे मैंने शेयर किया हुआ है। सो यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अपने लेक्चर को एंड यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।